हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम टू मिशन क्लासेस। आज 11 अगस्त के करंट अफेयर हम करेंगे, जो एक दैनिक समसामयिकी के तौर पे आपके सामने प्रस्तुत किए जाएंगे। डेली 6 AM ये क्लास हमारी रहेगी। मेनली यूपीएससी फोकस में आपके लिए ये सारे के सारा सेशन लेकर आया हूँ। और एसएससी या फिर यूपीएससी या एचएसएससी, रेलवे, बैंक, पुलिस, राजस्थान, एसएसबी, स्टेट, सीटेट जो भी एग्जाम होते हैं उनमें तो ये उपयोगी हैं ही हैं। यूपीएससी फोकस में इनको आपके सामने तथ्य इस प्रकार प्रस्तुत किए जाएंगे ताकि एक बेहतर तरीके से सभी तथ्यों को आपस में रिलेट किया जा सके और हम आगे बढ़ सके। तो और दोस्तों को जगाइए और वीडियो सेशन को शुरू करते हैं और शेयर कर दीजिए इसे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसे देख सकें। आप रोहित मोर के साथ करंट अफेयर कर रहे हैं और मिशन क्लासेस 1 इस चैनल पे आप इन वीडियोस को देखेंगे स्टूडेंट। देखते हैं, आप इस टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको ये वीडियोस का लिंक और साथ में PDF मिलती रहेगी। और अगर आप व्हाट्सएप पे नहीं चाहते हैं तो आप मिशन क्लासेस लिख के इस नंबर पे सेंड कर दीजिएगा। आपको सारे के सारे PDF और वीडियोस के लिंक मिलते रहेंगे। देखते हैं शुरुआत इन करंट अफेयर्स की, जो दैनिक समसामयिकी के 10 महत्वपूर्ण खबरें हैं और उन पर आधारित ये क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। देखिएगा, आज प्रधानमंत्री द्वारा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से जोड़ने वाली सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल का उद्घाटन प्रस्तावित है। ये जो 10 तारीख थी उस तारीख को ये हुआ था। यह केबल किस शहर से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को जोड़ती है? तो ये जो केबल जोड़ेगी डिस्टेंट, ये चेन्नई एवं पोर्ट ब्लेयर के बीच है। तो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह को चेन्नई से ये केबल अंडमान निकोबार द्वीप समूह को पोर्ट ब्लेयर चेन्नई से ये जोड़ेगी। आपको इसके बारे में कुछ खास बात बताते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कल 10 अगस्त को 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चेन्नई एवं पोर्ट ब्लेयर को जोड़ने वाले सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर का उद्घाटन किया है। यह सबमरीन केबल पोर्ट ब्लेयर को स्वराज द्वीप में जिनसे ये जोड़ेगी वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, जो स्वराज द्वीप और पोर्ट ब्लेयर को स्वराज द्वीप से जोड़ेगी, लिटिल अंडमान से जोड़ेगी। ये वहाँ पे अलग अलग द्वीप हैं, लिटिल अंडमान, और आगे जोड़ेगी कार निकोबार, से जोड़ेगी और ग्रेट निकोबार से जोड़ेगी, और लॉन्ग आइलैंड को जोड़ेगी। यहां लिख रहा हूं, रंगट से, और रंगट भी वहीं पे है, उससे ये जोड़ेगी। इस परियोजना की आधारशिला माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 30 दिसंबर को 2018 को रखी थी। 30 दिसंबर 2018 को इस पर कार्य शुरू हुआ था। और आपको बताएं, भारत संचार निगम लिमिटेड जो है BSNL, उसने इस कार्य को पूरा किया है। जबकि जो TCIL है, टेलीकम्युनिकेशन कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड, ये इसकी सलाहकार है। इस योजना में तकरीबन 1224 करोड़ रुपये का खर्च इसमें हुआ है। और ये 2300 किलोमीटर लंबी लाइन बिछी है, 2300 किलोमीटर। बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो इसमें मैं आपको बताई हैं। इससे लाभ बहुत सारे होने वाले हैं। वहाँ पर इंटरनेट कनेक्शन की स्पीड जो है वो बढ़ेगी। अभी जो है सैटेलाइट द्वारा पर जो चीज़ें उपलब्ध कराई जा रही हैं, जो स्पीड उपलब्ध कराई जा रही है, उससे ज़्यादा स्पीड इसमें रहेगी। बेहतर दूरसंचार एवं ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से इन द्वीपों में पर्यटन और रोजगार सृजन को बढ़ावा भी मिलेगा, जिससे अर्थव्यवस्था में विकास को नई गति मिलेगी तथा लोगों का जीवन स्तर सुधरेगा। ऑप्टिकल फाइबर केबल क्या होती है प्रिय विद्यार्थियों? ऑप्टिकल फाइबर केबल सिलिका से बनी होती है, सिलिका से ये बनी होती है। और ये एक पतली नलिकाएं होती हैं बेलनाकार। ये प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन, कंप्लीट इंटरनल रिफ्रैक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन
पर बेस ये कार्य करती हैं। ऐसी पतली तार होती है जिससे लाइट का उपयोग करके डाटा को ट्रांसफर बहुत तेजी से किया जा सकता है। ऑप्टिकल फाइबर का नवीनतम उपयोग संचार के लिए दूरभाष तकनीक में किया जा रहा है। इसके द्वारा मनुष्य की आवाज, टेलीविजन के चित्रों, कंप्यूटर के आंकड़ों का सरलतापूर्ण परिवहन होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस शहर के हवाई अड्डे की प्रबंधक इकाई ने अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के स्व घोषणा फॉर्म हेतु एक पोर्टल को विकसित किया है? तो वो किया गया है दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड द्वारा। तो ये किस शहर के हवाई अड्डे को? दिल्ली के हवाई अड्डे को। IGI इंदिरा गांधी जो इंटरनेशनल हवाई अड्डा है उसको। मैं आपको बताऊं, दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड जो GMR समूह के नेतृत्व में एक कंसोर्टियम के तौर पे कार्यरत है, उसने अपनी तरह का पहला पोर्टल विकसित किया है जहां पर आगमन करने वाले जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्री हैं उन्हें अनिवार्य स्वतः घोषित फार्म भर सकते हैं। वहां पे स्वघोषित फार्म ये भर सकते हैं और इससे क्या होगा, इससे अनिवार्य संस्थान क्वारंटाइन प्रक्रिया से छूट प्राप्त कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन करके। आपको बताएं, भारत द्वारा कई देशों के साथ एयर बबल एक द्विपक्षीय समझौता व्यवस्था है। एयर बबल द्विपक्षीय समझौता है जिसमें दो देशों की एयरलाइंस कुछ रेगुलेशंस और प्रतिबंधों के साथ अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का परिचालन कर सकती हैं। और ये अभी अभी जो है सरकार द्वारा स्थापित किया गया है। इससे अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के आगमन की संख्या में बढ़ोतरी होगी, जिसको ध्यान में रखते हुए ये सरकार द्वारा एक ऑनलाइन एक पोर्टल बनाया गया है जो स्व घोषणा फार्म हेतु है। ऑनलाइन फार्म का विकास नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा किया गया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार यह सुविधा 8 अगस्त 2020 से आने वाले सभी अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए उपलब्ध होगी। सभी आवेदन जो होंगे उनके को आगमन के आधार पर संबंधित राज्य को ऑटो रूट किया जा सकेगा। तो इसके बारे में बताते हैं वर्तमान व्यवस्था क्या है कि सरकार के वर्तमान अधिदेश के अनुसार भारत में अंतर्राष्ट्रीय उड़ान से पहुंचने वाले सभी यात्रियों को अपने खर्चे पर 7 दिनों के संस्थागत क्वारंटाइन में रहना पड़ता है। अगर कोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आता है तो उसे 7 दिनों तक क्वारंटाइन रहना पड़ता है अपने खर्चे पर, और इसके बाद 7 दिनों तक होम क्वारंटाइन का स्तर शुरू होता है, होम क्वारंटाइन का। लेकिन अब ये इस व्यवस्था शुरू हो गई है, इससे इन चीज़ों से बचा जा सकता है क्योंकि इसमें पहुंचने वाले अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए APHO द्वारा स्वास्थ्य स्क्रीन से गुजरना अनिवार्य है। इसमें अत्यधिक सावधानी के साथ की गई थर्मल टेम्परेचर स्क्रीनिंग की व्यवस्था की गई थी, लेकिन अब ये स्व घोषित फोरम से वो इस प्रक्रिया से बच सकते हैं। बिना किसी एक दूसरे को हस्तक्षेप किए बिना वो अपने आसानी से हवाई अड्डे से बाहर आ सकते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा कितने वित्त पोषण की सुविधा के साथ कृषि अवसंरचना कोष का शुभारंभ किया गया है? तो वो कितने का किया गया प्रिय विद्यार्थियों? इसमें आपको ऑप्शन दिए गए हैं। तो वो किया गया है भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने 9 अगस्त को सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कृषि अवसंरचना कोष के तहत 1 लाख करोड़ रुपए का वित्त पोषण किया है। तो हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल सही रहेगा, 1 लाख करोड़। तो प्रिय विद्यार्थियों, वित्त पोषण सुविधा का जो शुभारंभ किया गया है, प्रधानमंत्री ने इसके साथ ही PM किसान योजना के तहत 8.5 करोड़ किसानों को 17,000 करोड़ रुपये की धनराशि की छठी किस्त भी जारी की है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र पवार हैं, केंद्रीय कृषि एवं परिवार कल्याण मंत्री, परिवार में किसान, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर हैं, वो भी इसमें मौजूद थे प्रिय विद्यार्थियों। और हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जो 1 लाख करोड़ रुपए की कृषि अवसंरचना कोष के तहत वित्त पोषण सुविधा के लिए केंद्रीय क्षेत्र योजना को मंजूरी दी थी, उसी के तहत ये सब किया गया है। आपको बता देते हैं, अभी मैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की बात करता हूं।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। प्रिय विद्यार्थियों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान जिसे हम कह रहे हैं, स्कीम माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 24 फरवरी 2019 को शुरू की गई थी। 24 फरवरी 2019 को इसे शुरू किया गया था। इस स्कीम का उद्देश्य कुछ विशेष अपवर्जन के अधीन खेती भूमि के साथ देश भर में सभी भूस्वामी कृषक परिवारों को आय सहायता उपलब्ध कराना है। आपको बताएं कि जो ये व्यवस्था की गई है, इसमें 6,000 रुपये प्रति वर्ष हर किसान को मिलने हैं, जो कि हर 4 महीने में 2,000 रुपये किसान के खाते में सीधे डीबीटी के माध्यम से कार्यान्वित किए जाएंगे, यानी कि उसके खाते में डाले जाएंगे। आपको बताएं कि सरकार ने जो ये व्यवस्था है, ये शुरू में तो इसका लाभ केवल छोटे और सीमांत किसानों को, जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम भूमि है, उनके लिए किया था। लेकिन बाद में सरकार ने 1 अप्रैल 2019 से इसे सभी किसानों के लिए कर दिया, चाहे उनके पास कितनी भी भूमि हो। तो इसमें बदलाव किया गया ताकि सभी किसानों को एक किसान सम्मान निधि मिल सके। आगे हम बढ़ते हैं इसी आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर में। हाल ही में ट्राइफेड, ट्राइफेड है ये, ट्राइफेड। तो हाल ही में ट्राइफेड ने 6 अगस्त को अपना स्थापना दिवस मनाया है। ट्राइफेड की स्थापना कब हुई थी? ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ट्राइफेड की स्थापना कब की गई थी? तो इसमें हमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो इसकी स्थापना 1984 अधिनियम के तहत वर्ष 1987 में की गई थी। आपको बताएं, जनजातीय मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ट्राइफेड की फुल फॉर्म है। मैं यहाँ बोल रहा हूँ, आप उसे ध्यान से सुने। ये है हमारी जो ये ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग, दोबारा से सुनिए, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ट्राइफेड की फुल फॉर्म है। इसने 6 अगस्त 2020 को अपने 33वें स्थापना दिवस पर जनजातीय जीवन में बदलाव लाने के अपने वर्चुअल कार्यालय को लॉन्च किया है। हम आपको बताते हैं कि ट्राइफेड वर्चुअल ऑफिस नेटवर्क में 81 ऑनलाइन वर्क स्टेशन है, 81 ऑनलाइन वर्क स्टेशन है और 100 अतिरिक्त कवरेज वाले राज्य एवं एजेंसी वर्क स्टेशन है। तो इन्हें ध्यान रखें। आपको बताएं कि प्रिय विद्यार्थियों, कर्मचारियों के जुड़ने के स्तर को मापने और उनके प्रयासों को कारगर बनाने के लिए डैशबोर्ड लिंक के साथ एक एम्प्लॉय एंगेजमेंट एंड वर्क डिस्ट्रीब्यूशन मैट्रिक्स को भी लॉन्च किया गया है, ताकि जो जनजातीय मामलों के कार्यरत जितने भी कर्मचारी हों इससे जुड़ सके। जो ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है, यह तत्कालीन बहुराज्यीय सहकारी समिति अधिनियम 1984, मैं फिर से बोल रहा हूँ, तत्कालीन बहुराज्यीय सहकारी समिति अधिनियम 1984, उसके तहत इसकी स्थापना जनजातीय मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत की गई थी वर्ष 1987 में। तो इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं यहाँ से, इसने 1988 में अपना कामकाज शुरू कर दिया था। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत सरकार ने नाविकों के लिए ऑनलाइन एग्जिट परीक्षा प्रणाली का शुभारंभ किया है। ऐसा करने वाला भारत दुनिया का पहला देश है। ध्यान दें, भारत ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश है। आपको बता देते हैं कि केंद्रीय नौवहन राज्य मंत्री मनसुख मंडाविया, यहां पे लिख रहा हूं, मनसुख मंडाविया, ये केंद्रीय नौवहन राज्य मंत्री हैं। इन्होंने वर्चुअल समारोह के माध्यम से नाविकों के लिए ऑनलाइन परीक्षा प्रणाली शुभारंभ की है। इससे क्या फायदा होने वाला है? इससे जो वहाँ के बच्चे हैं जो नौवहन के क्षेत्र में अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, उन्हें फायदा होने वाला है। वो अब घर बैठे अपनी परीक्षा दे सकते हैं। यहाँ से और कुछ ज़्यादा है नहीं, ये एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म की तरह हम कह सकते हैं। हाल ही में पीएम स्वनिधि योजना के तहत अनुशंसा पत्र मॉड्यूल लॉन्च किया गया है। इस योजना के संबंध में सत्य कथन क्या है? प्रिय विद्यार्थियों,
यह रेहड़ी व पटरी वालों को ऋण उपलब्ध कराने की योजना है। यह योजना आत्मनिर्भर पैकेज का भाग है। इस योजना की शुरुआत 1 जून 2020 को हुई। सभी कथन सत्य हैं। तो हमारा आंसर रहेगा इस क्वेश्चन के बारे में, 4 ऑप्शंस इसमें दिए गए हैं। तो इसको अगर आप कमेंट कर सकते हैं तो बताइएगा, अन्यथा हम आपको जल्द से जल्द आंसर दे रहे हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, इसका आंसर सभी कथन सत्य हैं, क्योंकि ये सारे के सारे ये रेहड़ी और पटरी जो गलियों के अंदर जो सब्जी वगैरह बेचने आते थे, ये रेहड़ी लगाते थे, कहीं पे भी आप देखते हैं गली में नुक्कड़ पे रेहड़ियाँ लगती थी, उनके लिए है। मैं आपको इसके बारे में डिटेल बता देता हूँ। जो आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय है, उसके सचिव जो हैं उनका नाम है दुर्गा शंकर मिश्रा। लिख भी दे रहा हूँ, दुर्गा शंकर मिश्रा। तो क्या है प्रिय विद्यार्थियों, आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा, आवास एवं शहरी मंत्रालय भी लिख ही देते हैं, आवास एवं शहरी मंत्रालय। इनके सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा हैं। उन्होंने अभी हाल ही में एक पीएम स्वनिधि योजना के लिए अनुशंसा पत्र मॉड्यूल लॉन्च किया है, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन जिसे इंग्लिश में बोलते हैं, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन जिसे बोला जाता है। तो फिर विद्यार्थियों, ये लॉन्च किया है। यह मॉड्यूल उन स्ट्रीट वेंडर्स को सुविधा देने के लिए है, ध्यान रखें, ये स्ट्रीट वेंडर्स को सुविधा देगा। कौन से स्ट्रीट वेंडर्स, उनके बारे में बताते हैं। ये उन स्ट्रीट वेंडर्स को सुविधा देगा जिनके पास पहचान पत्र और विक्रय प्रमाण पत्र नहीं है और उनका नाम इस योजना के तहत लाभ उठाने के लिए सर्वेक्षण सूची में भी शामिल नहीं है। मैं आपको बता देता हूं कि जो पीएम स्वनिधि पोर्टल पर एक ULB से LOR, L है आपका क्या रहेगा स्टूडेंट, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। LOR प्राप्त करने हेतु ऑनलाइन आवेदन करने के लिए एक विक्रेता के पास कुछ दस्तावेज होने चाहिए, जिसमें लॉकडाउन अवधि के दौरान कुछ राज्यों या संघ शासित क्षेत्रों द्वारा दी गई एक मुश्त सहायता का कोई प्रमाण हो, या फिर विक्रेता संघों का सदस्य विवरण हो, या कोई अन्य दस्तावेज यह साबित करने के लिए कि वह एक विक्रेता है। ये कुछ भी हो तो उसे ये LOR मिल जाएगा और वो अपनी सब्जी फिर से बेच सकता है। मैं अब आपको बता देता हूं कि पीएम स्वनिधि योजना क्या है, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना क्या है, उसके बारे में बताते हैं। आवास और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा 1 जून 2020 को, ये यहाँ पे लिखा हुआ है 1 जून 2020 को इस पीएम स्वनिधि योजना की शुरुआत की गई थी। इसका उद्देश्य क्या था, जो कोविड-19 लॉकडाउन के कारण प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुए हैं स्ट्रीट वेंडर्स, उनको अपनी आजीविका फिर से शुरू करने के लिए किफायती दर पर कार्यशील पूंजी ऋण प्रदान किया जाएगा। इस योजना में 50 लाख से अधिक वेंडर्स को इसमें समाहित करने की सरकार की अनुशंसा है, जो 24 मार्च 2020 से पहले शहरी क्षेत्र में या आसपास के अर्ध शहरी या ग्रामीण क्षेत्रों में विक्रय का काम करते थे। यह योजना के तहत विक्रेता 10,000 रुपये तक की शुरुआती कार्यशील पूंजी ऋण का लाभ ले सकता है, जिसे 1 वर्ष में वार्षिक किस्तों के द्वारा चुकाना होगा। कितने रुपये, ये ध्यान रखें, 10,000 रुपये। आपको बताएं, इसे 1 वर्ष में मासिक किस्तों के दौरान चुकाना है और ऋण का समय या जल्दी भुगतान करने पर प्रति वर्ष 7% की सब्सिडी, 7% जो उस पर ब्याज लगेगा सालाना, उसकी सब्सिडी सरकार द्वारा दी जाएगी। ये ध्यान रखें। यह योजना डिजिटल लेन देन को भी बढ़ावा देगी। जो डिजिटल लेन देन करेगा उसे 100 रुपये का कैशबैक भी सरकार उपलब्ध कराएगी। तो ये महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट हम देखते हैं, विदेशी मुद्रा भंडार नित्य नए रिकॉर्ड बना रहा है। इस भंडार के संबंध में सत्य कथन क्या है। प्रिय विद्यार्थियों, इस भंडार के संबंध में जो सत्य कथन है, 4 ऑप्शन इसमें आपको दिए गए हैं, उसमें से सही ऑप्शन का आप चयन कीजिएगा। पहला ऑप्शन इसमें दिया गया है, यह भंडार 31 जुलाई 2020 को 530 अरब डॉलर के आंकड़े को पार कर गया है। तो प्रिय विद्यार्थियों, क्या इसने इसे पार कर लिया है? तो इसमें हम कहेंगे कि बिल्कुल सही आंसर है।
पार कर लिया। यह भंडार वित्त मंत्रालय द्वारा रक्षित किया जाता, बिल्कुल भी नहीं। भंडार के इसका मतलब ये और तो होंगे नहीं, यह सभी कथन सत्य नहीं, सिर्फ पहला क्वेश्चन हमारा ठीक रहेगा 7th क्वेश्चन में। तो हम कहेंगे कि यह भंडार 31 जुलाई 2020 को 530 अरब डॉलर के आंकड़े को पार कर गया है। तो इसके बारे में कुछ बातें करते हैं। देश की विदेशी मुद्रा भंडार में 31 जुलाई को समाप्त हुए सप्ताह के दौरान इसने जबरदस्त बढ़ोतरी के साथ 534 अरब 56, यहाँ लिख रहा हूं 534 अरब 56 करोड़ और 80 लाख, ये पूरी राशि डॉलर पर ये जो है विदेशी मुद्रा भंडार पहुंच गया हमारा। तो बड़ी जबरदस्त बढ़ोतरी ये हो रही है। मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए जो भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर हैं, उनका नाम आप जानते ही हैं, फिर भी बता देता हूं, शक्तिकांत दास हैं वो, शक्तिकांत दास ने कहा कि 534.57 अरब डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडार 13.4 माह के आयात खर्च के बराबर है। उन्होंने कहा था कि वित्त वर्ष 2020-21 में अभी तक मुद्रा भंडार में 56.8 अरब डॉलर की वृद्धि हो चुकी है। विदेशी मुद्रा भंडार क्या होता है, इसके बारे में वर्बली आपको कुछ बातें बता देता हूं। एक निश्चित समय पर किसी देश के पास उपलब्ध कुल विदेशी मुद्रा उसी की विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति होती है। किसी देश के विदेशी मुद्रा भंडार से आशय उस देश की विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों, सोवरन भंडार, विशेष आहरण अधिकार, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में रिजर्व ट्रेंच आदि से होता है। फिर विद्यार्थियों, आपको खास बात बताएं कि आधिकारिक तौर पर रिजर्व बैंक न तो किसी विशेष विनिमय दर और न ही विदेशी मुद्रा भंडार को लक्षित करता है, लेकिन विदेशी मुद्रा बाजार में अस्थिरता को कम करने के लिए रिजर्व बैंक विदेशी मुद्रा भंडार बनाए रखता है। आगे हम बात करते हैं, हाल ही में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के बारे में आप जानते हैं। इसने कोविड-19 की 10 करोड़ वैक्सीन के निर्माण हेतु किसके साथ समझौता किया? गावी के साथ किया है, द वैक्सीन अलायंस के साथ किया है और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ किया है, यानी तीनों के साथ इसने ये समझौता किया है। आपको इसके बारे में बताता हूं कि पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने भारत और मध्यम आय वर्ग वाले देशों के लिए कोविड-19 के टीके की 10 करोड़ खुराक के निर्माण और वितरण में तेजी लाने के लिए जो ये पहली कंपनी है गावी, द वैक्सीन अलायंस और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ समझौता किया है। सीरम इंस्टीट्यूट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अदार पूनावाल हैं। अदार, यहां लिख रहा हूं मैं, अदार पूनावाल द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति में ये सब बातें की गई हैं। आपको बताएं प्रिय विद्यार्थियों कि जो ये भारतीय औषधि महानियंत्रक है, ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया जिसे हम बोल रहे हैं, इसने भारत में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एस्ट्राजेनेका कोविड-19 टीके के द्वितीय और तृतीय चरण का जो क्लिनिकल परीक्षण करने के लिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे को मंजूरी दी थी। गौरतलब है कि भारत में ऑक्सफोर्ड की कोरोना वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और ऑक्सफोर्ड मिलकर कर रही हैं। तो ये महत्वपूर्ण है। मैं गावी के बारे में कुछ बातें आपको बता देता हूं, जिसे GAVI का नाम दिया जा रहा है, GAVI गावी। ये एक अलायंस है जो पूर्व में वैक्सीन और टीकाकरण के लिए ग्लोबल अलायंस है। इसकी स्थापना 2000 में हुई थी। गावी की स्थापना 2000 में की गई थी और यह सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के संगठनों की वैश्विक स्वास्थ्य साझेदारी है जो सभी के लिए टीकाकरण के लिए समर्पित है। गावी का मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है, ये भी याद रखें, इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। मेन बात ये यहाँ से सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने इन तीनों के साथ मिलकर अब कोविड-19 की जो वैक्सीन है उसको तैयार किया है, जिनेका जिसका नाम है, और उसे अब उसकी खुराकें जो है तैयार करके पूरी दुनिया में वितरित करने के लिए सरकार जो ये है हमारा सीरम इंस्टीट्यूट, इसने इनके साथ समझौता किया है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में हिंद महासागर में स्थित किस देश ने पर्यावरण आपातकाल की घोषणा की? वो है मॉरिशस। प्रिय विद्यार्थियों, आपका आंसर सी रहेगा, मॉरिशस है। ऐसा क्यों? क्योंकि मॉरिशस ने उसके तट पर फंसे जहाज के स्वामित्व वाले
एक जापान का एक जहाज़ था मेरे विद्यार्थियों, मैं डिटेल से बता देता हूँ आपको। जापान का एक जहाज़ था, वो वहाँ से गुजर रहा था उसके तट के पास से, और वहाँ पर उसमें कुछ गड़बड़ हो गई जिससे वहाँ पर ईंधन का रिसाव हो गया। वो ईंधन लेकर जा रहा था वो जहाज़, वहाँ पर समुद्र में ईंधन फैल गया है। तो क्या हुआ, उससे पर्यावरण आपातकाल की घोषणा मॉरिशस ने कर दी है। वहाँ के प्रधानमंत्री हैं प्रविंद जगन्नाथ। तो उन्होंने घोषणा की कि जब उपग्रह से ली गई तस्वीरों में उन पर्यावरण इलाकों के पास नीले जल में गहरे रंग का तेलीय पदार्थ फैलता दिखा जिन्हें सरकार ने बेहद संवेदनशील बताया है, तो इसी आधार पर प्रवीण जगन्नाथ ने ये घोषणा की है। मॉरिशस ने कहा कि यह पोत करीब 4000 टन, लगभग 4000 टन ईंधन ले जा रहा था, और इसके निचले हिस्से में दरारें आ गई जिससे क्या हुआ, ये तेल का रिसाव हुआ। और प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ ने पोत MV वाकासियो, इस पोत का नाम है MV वाकासियो, जापान का ये पोत है MV वाकासियो की एक तस्वीर पोस्ट की थी, और उन्होंने फ्रांस से मदद मांगी है। किससे मदद मांगी है? फ्रांस से मदद मांगी है। उससे क्यों मांगी है? जगन्नाथ ने कहा कि उनकी सरकार मदद के लिए फ्रांस से अपील कर रही है। उन्होंने साथ ही कहा है कि यह रिसाव 13 लाख की आबादी वाले, मॉरिशस की आबादी लगभग 13 लाख है, 13 लाख की आबादी वाले उनके देश के लिए एक खतरा है जो मुख्यतः पर्यटन पर आश्रित है। मॉरिशस है वो पर्यटन पर आश्रित है, और कोरोना वायरस वैश्विक महामारी के प्रभावों से बुरी तरह भी प्रभावित है। उसने कहा कि हमारे देश के पास फंसे हुए पोतों को फिर से प्रवाहमान करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है उनके पास स्पेशल से, और ना ही वो इस कार्य में निपुण है। तो इसी से बचाव के लिए उन्होंने फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं एमेनुएल मैक्रो, उनसे मदद की अपील की है। फ्रांस का रियूनिपियन द्वीप मॉरिशस का करीबी पड़ोसी है, और उन्होंने आश्वासन दिया है कि वो इसमें उनकी मदद करेंगे। आगे हम चल रहे हैं। हाल ही में ICC ने पुरुष T20 विश्व कप 2021 कहां आयोजित करने की घोषणा की है। तो प्रिय विद्यार्थियों, पुरुष T20 विश्व कप आयोजित करने की घोषणा जो ICC द्वारा की गई है वो भारत में की गई है। भारत में इसका आयोजन होगा। अब हम उसको इसकी थोड़ी सी डिटेल आपको बता देते हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने पुष्टि की है कि कोविड महामारी के कारण स्थगित T20, जो कोविड महामारी के कारण T20 स्थगित हुआ था, T20 पुरुष जो है वो पुरुषों का, वो T20 पुरुष विश्व कप 2020 अब 2022 में होगा। जो 2020 में होना था वो 2022 में चला गया, लेकिन जो 2021 का है वो स्थगित नहीं किया है। इसके लिए जो उन्होंने फॉर्मेट भी तैयार किया है, भारत पूर्व योजना के अनुसार T20 पुरुष विश्व कप 2021 की मेजबानी करेगा। उन्होंने कहा है 2020 ट्रांसफर करके 2022 में भेज दिया, लेकिन 2021 का एज इट इज रहेगा। ICC ने यह भी बोला है कि जो T20 पुरुष विश्व कप 2021 का फॉर्मेट है वो 2020 में जो निर्धारित किया गया था उसी पे बेस रहेगा, उसी पे निर्धारित फॉर्मेट की तरह होगा। और इसके लिए क्वालिफाई कर चुकी जो टीमें हैं, जो 2020 के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं, वो टीमें 2021 खेलेंगी। और ICC T20 पुरुष विश्व कप 2022 के लिए क्वालिफिकेशन प्रक्रिया फिर से होगी। जो 2020 के लिए हुई थी वो 2022 में होगा, और इसके लिए क्वालिफिकेशन प्रक्रिया दोबारा से की जाएगी। और जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद है उसने न्यूजीलैंड में महिला विश्व कप 2021 को स्थगित कर दिया है, वो फरवरी-मार्च 2022 में होगा। ये महत्वपूर्ण बात है। और जो स्थगित ICC महिला क्रिकेट विश्व कप है उसका फॉर्मेट 2021 विश्व कप का जो फॉर्मेट निर्धारित कर रखा है उसी पे बेस होगा। महिलाओं का 2021 में होना था वो 2022 में होगा सेम फॉर्मेट पे। जो 2020 में होना था पुरुषों का वो 2022 में होगा, लेकिन जो 2021 वाला है वो भारत में पहले से निर्धारित था और यहीं पर वो होगा। ये महत्वपूर्ण चीज़ थी। और इसी को स्थगन के देखते हुए भारत ने IPL जो करवा रहा है, भारत कहाँ पर करवा रहा है, वो संयुक्त अरब अमीरात UAE में उनका आयोजन भारत करवा रहा है। वो 19 सितंबर से 10 नवंबर तक उनका आयोजन होगा, 19 सितंबर से 10 नवंबर तक। तो दोस्तों ये थे आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर। आप हमारे मिशन क्लासेस 1 टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, फेसबुक पे भी हमें फॉलो कीजिएगा, और अब व्हाट्सएप पे चाहते हैं कुछ PDF वगैरह और स्टडी मटेरियल तो आप हमें इस नंबर पे मिशन क्लासेस लिख के सेंड कर दीजिएगा। आपको PDF वगैरह के सभी की सभी चीज़ें मिलती रहेंगी। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को शेयर करना और लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि इससे हमें प्रोत्साहन मिलता है। धन्यवाद दोस्तों।